नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे गोवा के अंदर बार और रेस्टोरेंट चलाने के लिए मरे हुए व्यक्ति के लाइसेंस का इस्तेमाल करके प्रशासन की आंख में धूल झोंकने के आरोप में बुरी तरीके से पहले ही स्मृति ईरानी फंस चुकी है दोस्तों। और ऐसे में सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हुए कि उन्होंने स्मृति ईरानी को हड़काया, धमकाया, इस तरीके का आरोप लगाया है दोस्तों। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने इस मामले पर भी स्मृति ईरानी को घेरते हुए शर्म करो स्मृति ईरानी कराया है सोशल मीडिया पर ट्रेंड। बताएंगे आपको पूरी अपडेट। साथ ही साथ संसद के अंदर कई सारे सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है दोस्तों। वहीं पर उज्जैन के चुनाव के अंदर कम सीट जीतने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने कर दिया बड़ा खेला। गुजरात के अंदर कौन जीतेगा चुनाव, आई है बड़ी रिपोर्ट। वहीं कर्नाटका के अंदर 2023 के नामी ओपिनियन पोल सामने आए हैं दोस्तों। बताएंगे क्या है नतीजे। और इसी के साथ में मोदी के गृह राज्य के मंत्री ने बंधक बनाकर किया रेप, लगे हैं गंभीर आरोप। वहीं मोदी सरकार के 8 साल में 22 करोड़ लोगों ने मांगी रोजगार, लेकिन मिले केवल कुछ लाख लोगों को रोजगार दोस्तों। बताएंगे बीजेपी का दावा किस तरीके से हो गया है एक्सपोज। और इसी के साथ में महीनों के संघर्ष के बाद मोहम्मद जुबैर फिर से लौटे सोशल मीडिया पर, धमाकेदार एंट्री की है दोस्तों। क्या कुछ कहा है उन्होंने, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि सोनिया गांधी के डोंट टॉक टू मी कहने मात्र से स्मृति ईरानी को धमकाने वाला और हड़काने वाला अगर लगता है, तो स्मृति ईरानी को लेकर सोनिया गांधी ने जो बातें कही है, अगर आप भी उसका समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट सोनिया गांधी जरूर लिखेगा दोस्तों। बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अधीर रंजन चौधरी ने जो बयान दिया है, इसको बयान बताते हुए कई सारे भाजपा के नेता बयानबाजी करने लगे दोस्तों। लेकिन इस दौरान स्मृति ईरानी का कुछ अलग ही मामला देखने को मिला। स्मृति ईरानी का सीधा निशाना सोनिया गांधी पर था। दरअसल सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि वो जब संसद के अंदर सोनिया गांधी से कहने पहुंची कि मे आई हेल्प यू, तो सोनिया गांधी ने कहा कि डोंट टॉक टू मी। और ये बताते हुए स्मृति ईरानी दोस्तों सोनिया गांधी पर हड़काने और धमकाने का आरोप लगा रही है। आपको बताते चले कि स्मृति ईरानी का बयान साफ तौर पर ये दिखाता है कि किस तरीके की बौखलाहट स्मृति ईरानी की कांग्रेस पार्टी के प्रति है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके से गोवा के अंदर उनकी बेटी के द्वारा चलाए जा रहे बार और रेस्टोरेंट पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई सारे बड़े खुलासे किए थे। यहाँ तक कि पार्टी के सारे कार्यकर्ता पहुंचकर दोस्तों उस रेस्टोरेंट के पास जाकर पूरी तरीके से मामले में एक्सपोज कर रहे थे। और इसके बाद स्मृति ईरानी ने कहा कि कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। स्मृति ईरानी ने इस मामले पर कई लोगों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। लेकिन इसके बावजूद स्मृति ईरानी को पता है कि मामला ऐसा है कि उसके सबूत भी जनता के सामने कांग्रेस पार्टी ने रख दी है, जिसके बाद वो बुरी तरीके से फंस गई है दोस्तों। और यही बड़ा कारण समझ में आ रहा है कि इस तरीके से सोनिया गांधी को टारगेट करते हुए स्मृति ईरानी ने धमकाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी के आरोप पर कांग्रेस पार्टी ने जवाब देते हुए स्मृति ईरानी से माफी मांगने की मांग की है दोस्तों। दरअसल स्मृति ईरानी ये दावा कर रही थी कि 2 मिनट तक उनकी तीखी बहस हुई है सोनिया गांधी के साथ में दोस्तों। और ऐसे में क्या सोनिया गांधी से मीठी मीठी बातें स्मृति ईरानी कर रही होगी, या उनकी तरफ से भी सोनिया गांधी का अपमान किया जा रहा होगा, आप लोग अपने आप ही समझ सकते हैं दोस्तों। इस मामले पर सोनिया गांधी की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं सामने आई, और इसीलिए कहीं न कहीं अपने तरीके से कहानियां बना बनाकर पेश की जा रही है। आप लोग इसे कैसे देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को सोशल मीडिया पर उठाया दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर के अंदर सबसे टॉप पर ये ट्रेंड करवाया कि स्मृति ईरानी शर्म करो। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कोशिश के बाद 50-60 नंबर पर ट्रेंड करा पाई, आई सपोर्ट स्मृति ईरानी। तो कुल मिलाकर दोनों पार्टियों के बीच में जोरदार घमासान देखने को मिल रहा है। इसमें आप लोग की क्या विचार है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में अगर तीखी बहसबाजी हुई है जो स्मृति ईरानी दावा कर रही है, तो इस मामले में आप किसे दोषी समझते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा खेला पहले ही बीजेपी के कई गढ़ों में कर दिया दोस्तों। लेकिन एक बार फिर से मध्य प्रदेश के उज्जैन के अंदर जनपद पंचायत चुनाव में कुछ ऐसे नतीजे सामने आ गए, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री धरने पर बैठ गए। दरअसल उज्जैन जनपद में अध्यक्ष और अन्य पद पर निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें 25 जनप्रतिनिधियों को मतदान करना था, लेकिन 21 लोगों ने ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी को 12 मत मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाले ज्यादातर कैंडिडेट चुनाव जीत कर आए थे दोस्तों। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी को आधे से कम सीटें मिलने के बावजूद उन्होंने अपना उम्मीदवार जितवा लिया है। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जहां पर एक और जश्न मनाया, वहीं पर विधायक महेश परमार ने बताया कि कांग्रेस पार्टी को 21 में से 12 मत मिले, जिसके आधार पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की जीत हो गई। जैसे ही ये बात मीडिया के सामने आई दोस्तों, जग जाहिर की गई, वैसे ही भाजपा के नेताओं ने बवाल करना शुरू कर दिया, जमकर हंगामा किया। शिवराज सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव तो धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन को धमकी देने लगे। अल्टीमेटम देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने की मांग को लेकर एसडीएम को अल्टीमेटम दे दिया। एसडीएम संतोष टैगोर से उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो फिर परिसर में कुछ भी नाटक हो सकता है। मंत्री का अल्टीमेटम सुनकर अधिकारी भी काफी हैरान थे दोस्तों। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मामला मंत्री ने बना दिया है। एक नॉर्मल सी जो कांग्रेस पार्टी की जीत होती है, लेकिन उसके अंदर कुछ न कुछ स्ट्रेटेजिकल मूव
मूव कांग्रेस पार्टी ने लिया था, जिसके कारण 25 में से केवल 21 मेंबर आए वोट डालने के लिए और उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत हो गई है और मंत्री ने इसे दिल पर ले लिया, धरने पर देने लगे। आप लोग इसे किस तरीके समझते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर गुजरात विधानसभा चुनाव एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव होने वाला है दोस्तों, क्योंकि नरेंद्र मोदी का गृह जिला है और यहाँ पर किसकी जीत होगी इसको लेकर जब पूछा गया तो 1382 लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, जिसमें 63% लोग कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के समर्थन में 30% लोग अपनी राय दे रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट की माने तो कर्नाटका के अंदर सबसे प्रतिष्ठित चैनलों में से एक दिग्विजय न्यूज ने एक मेगा प्री पोल सर्वे कराया है दोस्तों। कर्नाटका पोल्स 2023 को लेकर सैंपल साइज 20,453 का रखा गया है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाइज इस सर्वे को कराया गया है, जिसमें 224 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 102 से लेकर 106 सीटें मिली है, बीजेपी को 92 से 96, जेडीएस को 20 से 24 और अदर्स को 2 से 6 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है। क्योंकि ये प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है दोस्तों और इनके सर्वे इससे पहले भी 2018 में ठीक हुए थे, तो इसीलिए इस सर्वे के नतीजे कहीं न कहीं अच्छे संकेत कांग्रेस पार्टी को कर्नाटका चुनाव के मद्देनजर दे रहे हैं। इस मामले पर जो भी अपडेट आगे आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। एक और बड़ी खबर की माने तो सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में हुए बहस के मामले को लेकर अलग अलग नेताओं ने अलग अलग तरीके की कहानियां बताई है। अपने हिसाब से कहानी को मॉडिफाई करके बीजेपी के नेता बता रहे हैं दोस्तों। एक और बड़ी खबर की माने तो गुजरात यानी नरेंद्र मोदी के गृह राज्य के अंदर एक मंत्री के खिलाफ महिला ने बंधक बनाकर रेप करने का आरोप लगाया है। पूर्व सरपंच की शिकायत पर पुलिस ने जांच का भरोसा दिया है। हल्दरवास गांव के पूर्व सरपंच ने बुधवार को डीएसपी को इस संबंध में आवेदन दिया है दोस्तों। नाम छिपाने की शर्त पर पूर्व सरपंच ने आरोप लगाया है कि ग्रामीण विकास मंत्री अर्जुन सिंह चौहान ने मेरी पत्नी को अवैध रूप से बंधक बनाया और उनके साथ में दुष्कर्म किया गया। इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है दोस्तों और उसके मंत्री पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं और इस मामले पर सबसे पहले मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और इस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए। अगर मामला सही साबित होता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और अगर मामले में बच जाते हैं तो वापस से मंत्री पद पर आना चाहिए। लेकिन दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि नैतिकता के आधार पर सबसे पहले मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि शुरुआती जांच में कई सारी चीजें कहीं न कहीं मिलती जुलती भी दिखाई दे रही है। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। दरअसल पूर्व सरपंच ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी 2015 में बीजेपी की जिला समिति की अध्यक्ष थी और इतनी बड़ी खबर उसी दौरान की है दोस्तों। इस तरीके से उन्होंने कई और खुलासे किए हैं और कई सारे सबूत भी पेश किए हैं दोस्तों। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मिजोरम के अंदर बोरथल चलाने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता उत्तर प्रदेश भाग कर आ गया था, जिसको बाद में गिरफ्तार किया गया है। और कुलदीप सेंगर के बारे में आप जानते ही हैं। तमाम तरीके के ऐसे बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं जिन पर इतने गंभीर आरोप है और कई तो जेल काट रहे हैं। तो आप लोग की क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताएगा इस मामले को लेकर दोस्तों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा के मामले को लेकर। एक और बड़ी अपडेट की माने तो 8 साल की नरेंद्र मोदी शासनकाल के दौरान 22 करोड़ लोगों ने मांगी सरकारी नौकरी, लेकिन मिली महज 7,22,000 लोगों को। दरअसल दोस्तों सरकार ने हर साल का ब्यौरा जनता के सामने रखा है, जिसमें 2018-19 में महज 38,000 लोगों को ही नौकरी मिली है, जबकि हैरानी की बात है कि उसी साल सबसे ज्यादा 5,09,36,479 लोगों ने आवेदन किया था और सरकारी नौकरी मात्र 38,000 लोगों को मिला है दोस्तों। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर है। करोड़ों की संख्या में लोग आवेदन भर रहे हैं, लेकिन नौकरी केवल 7-8 लाख लोगों को मिली है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि गंभीर कितना है मामला, खासकर रोजगार का। लेकिन मोदी सरकार कोरोना का हवाला देकर इस मामले से कन्नी काटती नजर आती है। और एक और बड़ी खबर की माने तो राष्ट्रपति को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपत्नी बता दिया, जिस मामले को लेकर दोस्तों अधीर रंजन चौधरी पर जोरदार बीजेपी की तरफ से निशाना साधा गया है, जिस पर अधीर रंजन चौधरी कहा चाहे तो मुझे फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन सोनिया गांधी को इस मामले में मत घसीटो। वहीं पर एक और बड़ी खबर है कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के मिली भगत पर ममता बनर्जी का बयान, कहा पैसा एक लड़की से बरामद हुआ है, ये बहुत बड़ा खेल है। पार्थ चटर्जी को मंत्रिमंडल से हटाने के बाद सीएम ममता बनर्जी का बयान आया। उन्होंने कहा कि यह पैसा एक लड़की से बरामद हुआ है और वह बाकी चीजें बाद में बताएगी। इस मामले को लेकर उन्होंने शक भी जाहिर किया है दोस्तों कि जिस तरीके की कार्रवाई की गई है, जिस तरीके से लड़की के पास पैसा बरामद हुआ है, जिसको बार बार दिखाया जा रहा है, पार्थ पर हुए एक्शन पर ममता बनर्जी ने कहा कि हमने उसको हटा दिया है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस एक सख्त पार्टी है, इसको बदला नहीं जा सकता। यह बड़ा गेम है जिसके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं की जाएगी। शिक्षक भर्ती घोटाला में गिरफ्तार हुए पार्थ चटर्जी को लेकर उनकी तरफ से कई और बातें कही गई है दोस्तों। कुल मिलाकर ममता बनर्जी को कमजोर करने के लिए ही शायद इस तरीके की छापेमारी और खासकर जांच में तेजी दिखाई जा रही है। और क्योंकि ममता बनर्जी की छवि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने वाली रही है और इसीलिए उन्होंने तत्काल कार्रवाई की है दोस्तों। हालांकि उनकी इमेज को डैमेज करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। एक और बड़ी खबर की माने तो मोहम्मद जुबैर जो तकरीबन 1 महीने से लगातार संघर्ष कर रहे हैं दोस्तों, आखिरकार उनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी और सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले में जमानत दे दी थी। और अब मोहम्मद जुबैर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर आए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर आकर उन्होंने ट्वीट किया और इस दौरान लिखा कि जो आज साहिबे मसंद हैं कल नहीं होंगे। थैंक यू एवरीवन, आई एम
am humble and grateful for the amazing supports I have received in past 1 month from well-wishers in India from across the world. Your support gave me a lot of strength to me and my family। इस तरीके से दोस्तों उन्होंने सोशल मीडिया पर फिर से आगाज किया है। अगर आप लोग मोहम्मद जुबैर के आगमन पर वेलकम मोहम्मद जुबैर लिखना चाहते हैं तो लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों एक और बड़ी खबर की माने तो राज्यसभा में हंगामा करने पर आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता सहित 3 और सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। विपक्षी सांसद महंगाई और हाल में रोजमर्रा की चीजों पर लागू किए गए जीएसटी के विरोध में संसद के अंदर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसदों की ओर से अपनाए गए इस रवैये को लेकर राज्यसभा के उपसभापति भी एक्शन मोड में आ गए हैं, जिसके चलते एक बार फिर 3 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं पर सदन दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। दोस्तों एक और बड़ी अपडेट की माने तो पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग ममता बनर्जी को फिर से निशाने पर लेते हुए कई और मंत्रियों की छुट्टी करने की बातें कर रहे हैं। लेकिन भाजपा को सबसे पहले जवाब ये देना चाहिए कि जो बीजेपी के नेता है जिन पर भ्रष्टाचार और क्रिमिनल एक्टिविटी के कई सारे मामले लंबित हैं, उन पर कब कार्रवाई की जाएगी और पहले उन पर कार्रवाई की जाए, उसके बाद ही विपक्षी सरकार को हिदायत देने का उनको अधिकार है। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जिसमें दोस्तों संसद से निलंबित सांसदों ने गांधी प्रतिमा के नीचे गुजारी रात, मच्छरों ने कर दिया बुरा हाल, तो स्वास्थ्य मंत्रालय की भी याद आई है। दरअसल संसद के सत्र के दौरान तकरीबन 20-22 सांसदों को सस्पेंड किया गया है दोस्तों, और ये सभी संसद भवन के गांधी प्रतिमा के सामने 50 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इन सांसदों की आलोचना करते हुए कहा कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। दरअसल दोस्तों इन सांसदों ने धरने के दौरान वहीं रात गुजारी है और इस दौरान भजन भी गाया है और सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थनाएं भी की है। दोस्तों इस दौरान रात में समय काटना उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो गया और बाद में पूरी रात उन्हें मच्छरों ने परेशान किया। दोस्तों अगली सुबह जब मीडिया वालों ने उनसे सवाल पूछा कि आपकी रात कैसे रही और धरना प्रदर्शन आपने कैसे किया, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वो जनता के प्रतिनिधि हैं, इतना कष्ट तो उठा ही सकते हैं, देश का लोकतंत्र खतरे में है। और दोस्तों अगर ये 2014 से पहले का समय होता तो आप लोग को याद होगा कि किस तरीके से भाजपा के लोग रात भर जगकर प्रदर्शन किया करते थे और इस दौरान देश का पूरा मीडिया वहीं पर अपना कैमरा लगाकर पूरी रात लाइव किया करता था। लेकिन अब सांसद इस तरीके से विरोध कर रहे हैं तो मीडिया वाले दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देते और इसके पीछे बहुत से कारण है, आप लोग जानते हैं क्या कारण है। एक और बड़ी खबर की माने तो जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले को लेकर सीबीआई ने लालू यादव के पूर्व ओएसडी को गिरफ्तार किया है। दोस्तों भोला यादव को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के रेलवे मंत्री रहते हुए ओएसडी बनाया गया था, जिस पर भाजपा के लोग लालू यादव से सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि एक और बड़ी खबर ये है कि राजस्थान के अंदर 2023 में चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, और इससे पहले माहौल खराब करने के लिए तमाम तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जोधपुर के अंदर देखा था कि किस तरीके की हरकतें की गई थी और बाद में उदयपुर के अंदर भी किस तरीके की हरकत की गई थी। अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि हनुमानगढ़ के अंदर कर्फ्यू इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। गौकसी के खिलाफ धरना दे रहे ग्रामीणों की पुलिस से झड़प हो गई है। लाठीचार्ज के बाद तनाव की स्थिति रही। यानी राजस्थान में चुनाव के 1 साल से कम का समय बचने के कारण दोस्तों इस तरीके की हरकतें की जा रही है। कौन है इसके पीछे, आप लोग को क्या कुछ लगता है, लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर की माने तो सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर के हाल फिलहाल के अंदर आ रहे बयानों पर अखिलेश यादव ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि उनके अंदर आ गई है किसी और दल की आत्मा। एसपी से बाहर न निकालने के आरोप पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे राजनीति में 22 साल हो गए हैं, आप सब समझ रहे होंगे कि किसके इशारों पर वो मुद्दे उठा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि उनके अंदर आत्मा किसी और दल की आ गई है। यानी उनका सीधा इशारा सुभाषपा नेता के रवैये को लेकर है दोस्तों, और किसकी आत्मा आ गई है ये भी आप जानते ही हैं। एक और बड़ी खबर की माने तो महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य के चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। 365 जगह पर चुनाव की तारीख बदलने पर नाराज सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि 365 जगह पर चुनाव की अधिसूचना पहले जारी हो चुकी थी, वहां बिना आरक्षण के चुनाव होंगे। एक और बड़ी खबर है जहां पर यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर अंतिम मुहर जल्द लगने वाली है दोस्तों। बीजेपी ब्राह्मण, दलित और ओबीसी में से किसी एक समाज के व्यक्ति पर दांव लगा सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद चर्चाएं चल रही है कि किसी और को अध्यक्ष बनाया जाएगा। किन नामों पर ज्यादातर चर्चाएं हैं इसको लेकर दोस्तों मीडिया में जो नाम चल रहे हैं उनमें है सबसे पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी, सांसद सुब्रत पाठक, रामशंकर कठेरिया, दिनेश उपाध्याय, ब्रज बहादुर, विनोद सोनकर सहित ये नेता हैं जिनमें से किसी एक को जिम्मेदारी दी जा सकती है। एक और बड़ी खबर की माने तो अंबेडकर पार्क में हाथी की मूर्ति चोरी होने से मचा हड़कंप। मायावती बोली, कहा ये शर्म और चिंता की बात है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर अंबेडकर पार्क में हाथी की मूर्ति चोरी हो गई है। इस खबर के सामने आते ही हड़कंप मच गया है। मायावती ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। गौतमपल्ली पुलिस ने मामला दर्ज, जांच शुरू कर दी है। वहीं पर दोस्तों अपनी सरकार पर फिर बरसे वरुण गांधी, पूछा 1 करोड़ स्वीकृत पद खाली हैं, तब इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है। भाजपा के सांसद वरुण गांधी अपनी ही सरकार पर हमला करते रहते हैं। अक्सर वो बेरोजगार
बेरोजगारी, महंगाई समेत अन्य मुद्दे उठाते रहते हैं। दोस्तों बीते कुछ महीनों से वरुण गांधी पार्टी लाइन से हटकर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने एक बार फिर से बेरोजगारी को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि जब देश में लगभग 1 करोड़ स्वीकृत पद खाली हैं, तब इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है। दरअसल वरुण गांधी ने गुरुवार को बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि संसद में सरकार द्वारा दिए गए आंकड़े बेरोजगारी का आलम बयां कर रहे हैं। विगत 8 वर्षों में 22 करोड़ युवाओं ने केंद्रीय विभागों में नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन मात्र 7 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अब देश में लगभग 1 करोड़ स्वीकृत पद हैं जिन्हें सरकार को भरना है, वो अभी खाली पड़े हुए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है। दोस्तों कहीं न कहीं लोगों के मन में एक कॉमन सेंस वाला सवाल है कि सरकार जब स्वीकृत कर रही है कि 1 करोड़ पद पर नियुक्तियां की जानी है, तो केवल 7 लाख नियुक्तियां क्यों की जा रही है, बाकी 93 लाख नियुक्तियां कौन करेगा। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और काफी गंभीर सवाल है दोस्तों, क्योंकि किसी देश की सुख शांति उस देश और समाज के उत्थान से जुड़ी रहती है, उनके सामाजिक और आर्थिक तरक्की पर आधारित होती है और इसीलिए लोगों के मन में इस मामले को लेकर भी गंभीर सवाल है। एक और बड़ी खबर की माने तो पंजाब के अंदर टूरिज्म मिनिस्ट्री के बारे में और मिनिस्टर के बारे में फर्जी पोस्ट अपलोड करने वाले यूट्यूबर को बुक किया गया है। दोस्तों पर्यटन मंत्री अनमोल गगनमान के बारे में एक फर्जी पोस्ट अपलोड करने मामले में रविंदर सिंह वाजिदपुर नाम के यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया है। रविंदर सिंह वाजिदपुर वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर खालसा टीवी चैनल चलाता है। जानकारी के अनुसार इस फर्जी पोस्ट के बारे में आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने शिकायत की थी। शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई है। वहीं पर बंदर की तरह रोज उछल रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। अखिलेश यादव के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने तंज कसा है। सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस तरीके से आज बंदर की तरह एक डाल से कूदकर दूसरी डाल पर आने और जाने का क्रम बना रहे हैं, ये गलत है। राजभर की पार्टी को उतनी सीटें दी गई जितनी मांगी गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से धोखा कर अलग रास्ता चुना है। इसी के साथ में दोस्तों लोकसभा चुनाव की तैयारी पर आजम खान से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लंगोट सिलाने के लिए भेजा है, बड़े महंगे हो गए हैं। यानी तंज भरे लहजे में उन्होंने ये बातें कही है, अपनी बातें भी कह दी और महंगाई का मुद्दा भी उठा दिया। अपने उल्टे सीधे और बड़े रोचक बयानों के लिए चर्चा में बने रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक आजम खान ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर फिर से एक ऐसा बयान दिया है कि जिसे सुनकर लोगों को हंसी भी आई है दोस्तों, और लोगों के दिल की बात भी उन्होंने कही है। मुरादाबाद के अंदर MP MLA कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद रहे आजम खान ने मीडिया के लोकसभा चुनाव की तैयारी के सवाल पर कहा कि अभी तो लंगोट सिलाने के लिए दे रखी है, काफी महंगी हो गई है। इसी तरह आजम खान ने मुस्कुराते हुए सवाल का जवाब दिया है, जिस पर आसपास खड़े सभी लोग मुस्कुराने लगे। कुल मिलाकर दोस्तों अपने जवाब देने के तरीके से लोगों को हमेशा खुश कर देते हैं और कहीं न कहीं लोगों के दिल की बात भी कह देते हैं। जो महंगाई का मुद्दा है वो भी उन्होंने इसी बयान के जरिए निकाल दिया है। और एक और बड़ी खबर की माने तो भाजपा के गुजरात मॉडल को कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ मॉडल से चुनौती दे रही है। गुजरात में इन दिनों केजरीवाल जहां दिल्ली मॉडल को लेकर उतर चुके हैं, वहीं पर कांग्रेस पार्टी भाजपा के गुजरात मॉडल के सामने छत्तीसगढ़ मॉडल सामने लेकर आई है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए कांग्रेस पार्टी अब छत्तीसगढ़ मॉडल को चुनावी मैदान में उतारेगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई नेता गुजरात कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल की अच्छाइयां राज्य के विभिन्न हिस्सों में घूम घूम कर गिनाए जा रहे हैं। इस काम के साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार के 4 मंत्री काम पर लग गए हैं। इन मंत्रियों को गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बताना है कि किस तरीके की स्कीम उन्होंने जमीन पर लागू की है और किस तरीके से जनता का फायदा हुआ है। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए किस तरीके से सरकार की पॉलिसी लाभदायक रही है, ये सारी बातें बताई जाएंगी। वहीं दोस्तों 24 विपक्षी निलंबित सांसदों का नॉन स्टॉप 50 घंटे का धरना, DMK का गाजर हलवा, TMC के सैंडविच और TRS लंच तो आम आदमी पार्टी डिनर कराती नजर आई। और कुल मिलाकर सांसदों का विरोध महात्मा गांधी के मूर्ति के नीचे चलता रहा। दोस्तों सत्याग्रह चलाया गया है। और एक और बड़ी खबर की माने तो गुजरात इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। गुजरात चुनाव से पहले उन्होंने दावा किया है कि उनकी पार्टी अगस्त के अंदर कई सारे कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल सबसे पहले ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। खासकर उनका फोकस उन इलाकों में है जो बीजेपी के शहरी इलाकों के रूप में जाना जाता है, यानी भाजपा समर्थक ज्यादा रहते हैं। दोस्तों चाहे सूरत का इलाका हो या आसपास का इलाका हो, इन जगह पर काफी फोकस कर रही है आम आदमी पार्टी, क्योंकि यहाँ पर इनको जीत भी बड़ी मिली थी लोकल बॉडी इलेक्शन में। इसी के साथ में कहीं के ना रहे पार्थ पहले मंत्री पद से हाथ धोया और अब पार्टी के सभी पदों से छुट्टी भी हो गई है। वही दोस्तों क्या शिक्षक भर्ती घोटाले के बीच में धर्मेंद्र प्रधान जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने TMC के प्रवक्ता के साथ बैठक की है। अब पार्टी ने इस मामले को लेकर बयान जारी किया है। आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुणाल घोष के बीच में एक कथित बैठक को लेकर एक ताजा विवाद छिड़ गया है। TMC के नेता कुणाल घोष के द्वारा दावा किया गया था कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है, लेकिन अब भाजपा ने बुधवार को एक बयान जारी करके स्पष्ट किया है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुणाल घोष के बीच कोई बैठक नहीं हुई है। जिस जगह धर्मेंद्र प्रधान थे वहां कुणाल घोष बिन बुलाए आए थे, उनको किसी ने नहीं बुलाया था। दावा किया जा रहा है कि कथित बैठक 23 जुलाई को की गई थी, जब धर्मेंद्र प्रधान कोलकाता आए थे। भाजपा की ओर से जारी किए गए बयान में
में कहा गया कि बीजेपी इस बात को रिकॉर्ड में लाना चाहती है कि ऐसी कोई बैठक की योजना न थी और न ही कोई इरादा था। कुणाल घोष मनिकतला विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता के घर बिना बुलाए पहुंच गए थे, जहां पर धर्मेंद्र प्रधान पहले से ही संगठनात्मक बैठक ले रहे थे और इस दौरान दोनों के बीच में बातचीत हुई है, लेकिन कोई बैठक नहीं हुई है। हालांकि दोनों पार्टी के दोस्तों अलग अलग तरीके के बयान हैं। देखते हैं किसके बयान में ज्यादा सच्चाई है, जल्द ही निकलकर सामने आ भी जाएगा। और एक और बड़ी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर का इलाका आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले दंगे की चपेट में आ गया था और अब मुहर्रम में जुलूस नहीं निकालने का कानपुर के मुसलमान समुदाय ने फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने का फैसला हमने लिया है और इसीलिए मुहर्रम की जुलूस नहीं निकाली जाएगी। हालांकि दोस्तों पुलिस प्रशासन को मुस्लिम समाज के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उनको पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए ताकि वो आसानी से अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सके, क्योंकि देश में सभी धर्म के लोगों को अपना अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का पूरा मौलिक अधिकार है जो आर्टिकल 25 के तहत है। तो इसीलिए दोस्तों सभी समाज के लोगों के फेस्टिवल में दूसरे समाज के लोग भी शामिल होंगे तो एक अच्छा खासा माहौल देश के अंदर होगा और सद्भावना वाला देश भारत एक बार फिर से बनेगा। इस तरीके से उम्मीद करते हुए दोस्तों इस वीडियो को देते हैं विराम। हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।